नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एंड मिसेज अजनबी की हॉरर की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ पर हमारी कोशिश होती है कि हम आपके मन के अंदर के डर को जगाएं और आपको वो एक्सपीरियंस देने की कोशिश करें कि आप थोड़े समय के लिए अपनी रोजमर्रा की स्ट्रगल, परेशानियां, थकान को भूलकर एक पारलौकिक दुनिया के रहस्यों का अनुभव करें। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम कुछ नया कर रहे हैं। कुछ नए किरदार इस कहानी में जोड़े गए हैं और हम आशा करते हैं कि आप इन किरदारों को अपना प्यार देंगे ताकि ये फिर किसी नई कहानी में वापस आएं। तो मेरी गुजारिश है, आप कहानी को पूरा सुनें और अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी नवीन की है और उनके शब्दों में ही सुनते हैं। मेरा नाम नवीन है और ये कहानी मेरे जीवन में हुई एक ऐसी घटना के बारे में है जिसने जिंदगी को देखने के मेरे नजरिए को पूरी तरह से बदल के रख दिया। ये घटना पिछले साल की है जिसमें मेरी जान जाते जाते बची, और जिस शख्स ने मेरी जान बचाई मैं आज उन्हें आपसे मिलवाऊंगा। भूत प्रेत सचमुच में होते हैं और वो सच में या तो आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं या फिर कुछ तो आपकी जिंदगी को खत्म कर सकते हैं। अब मैं अपनी कहानी की शुरू करता हूं। मैं कानपुर के एक मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता हूं। मेरे डैडी रेलवे के पार्सल ऑफिस में सुपरवाइजर हैं और मां एक सामान्य गृहिणी हैं। मेरे दो और छोटे भाई और बहन हैं। घर में वैसे तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी क्योंकि सरकारी नौकरी होने के कारण उनकी सैलरी अच्छी थी, लेकिन हां, ऐशो आराम का सामान नहीं था। डैडी की जो भी कमाई होती थी वो तो हम तीनों भाई बहन की पढ़ाई लिखाई और घर खर्च में चली जाती थी, और ये बस मम्मी का ही टैलेंट था कि वो डैडी की लिमिटेड इनकम में भी 4 पैसे बचा लेती थीं। हम खुश थे क्योंकि एक परिवार के तौर पर हम साथ थे। मैंने अभी हाल में ही अपना कॉलेज कंप्लीट किया था और एमबीए करना चाहता था और किसी बड़ी कंपनी में नौकरी कर खूब पैसे कमाना चाहता था, लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक दिन डैडी की मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई और उस समय मेरी उम्र 22 साल थी। उस वक्त डैडी ड्यूटी पर थे तो रेलवे के नियमों के अनुसार मुझे रेलवे में नौकरी ऑफर होती है। चूंकि मैं ग्रेजुएट था तो मुझे टिकट क्लर्क की नौकरी मिल जाती है। 1 साल तो ऐसे ही बीत जाता है और मैं अपने ही शहर के रेलवे स्टेशन पर ही काम कर रहा था। मैं साथ साथ रेलवे के एग्जाम दे रहा था तो मेरी सिलेक्शन असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के तौर पर हो गई। पहली पोस्टिंग किसी छोटे रेलवे स्टेशन पर होनी थी तो मुझे अपना शहर छोड़ के किसी दूसरी जगह जाना था। यह पहली बार था मैं घर से बाहर रहने वाला था। सैलरी तो बढ़ ही रही थी और आगे तरक्की का भी काफी स्कोप था, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था। मेरी पोस्टिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रतनपुर में होती है। यहां का रेलवे स्टेशन पिछले कुछ दशकों से बंद पड़ा था, लेकिन रेलवे अब उसे फिर से शुरू करना चाहती थी। मैं ज्वाइनिंग से 2 दिन पहले ही रतनपुर पहुंच गया। स्टेशन के पीछे ही रेलवे क्वार्टर्स थे। वहीं पर एक क्वार्टर मुझे भी अलॉट हुआ था। क्वार्टर बहुत ही खस्ता हाल में था, लेकिन वहां के स्थानीय निवासी साफ सफाई में मेरी मदद कर देते हैं, तो अब यह कमरा कम से कम रहने के लायक हो गया था। मैंने सभी लोगों का धन्यवाद किया। वहीं उन लोगों में एक बुजुर्ग सभी के जाने के बाद वहीं रुक जाते हैं और मेरे पास आकर बोलते हैं, बेटा, यह स्टेशन ठीक नहीं है। यह स्टेशन पिछले 30 साल से बंद था। शायद तुम्हें पता नहीं, इसी रेलवे स्टेशन पर 30 साल पहले एक यात्री गाड़ी स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई थी और बहुत से यात्रियों की सोते समय मौत हो गई थी। आज भी आधी रात को एक भूतिया ट्रेन यहां पर आती है और जो कोई भी उस गाड़ी में चढ़ जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। अगर आधी रात को कोई भी इस स्टेशन पर मौजूद हो तो वो ट्रेन उसे अपनी ओर खींचती है। उन बुजुर्ग की बात सुनकर मेरी हंसी छूट जाती है। मेरे लिए तो भूत पिशाच सिर्फ किस्से कहानियों का हिस्सा थे जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी मैं बुजुर्ग की बात का सम्मान करते हुए कहता हूं, बाबा, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। इस पर वो बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटा, पहले मैं भी विश्वास नहीं करता था, पर मैंने अपनी आंखों से उस भूतिया गाड़ी को देखा है। पहले मेरी चाय की दुकान थी इसी स्टेशन पर। हमेशा मैं रात को 10 बजे से पहले ही दुकान बंद करके घर चला जाता था। उस रात मुझे दुकान बंद करने में 12 बज गए तो वो भूतिया ट्रेन प्लेटफॉर्म 2 पर दिखाई दी।
ट्रेन में कई साए बाहर निकलकर मेरी ओर बढ़ने लगे तो मैं दुकान को खुला छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। अगले दिन मैंने पूरा किस्सा स्टेशन मास्टर को बताया, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिनों बाद स्टेशन मास्टर की मौत रहस्यमयी ढंग से हो गई। उसकी लाश प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कटी फटी अवस्था में मिली। बुजुर्ग आदमी गहरी सांस लेता है, फिर कहानी जारी रखता है। उस दिन के बाद मैंने स्टेशन पर अपनी दुकान बंद कर दी। रेलवे ने एक और स्टेशन मास्टर को भेज दिया, लेकिन वो स्टेशन मास्टर एक रात को वहां से गायब हो गया। बहुत ढूंढने पर भी उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। उसका सारा सामान उसके क्वार्टर में ही पड़ा था। इस घटना के बाद रेलवे ने स्टेशन बंद कर दिया। गांव के लोगों को कभी कभी वो भूतिया ट्रेन नजर आती है। कभी कभार रात में ट्रेन के स्टेशन पर रुकने चलने की आवाज आती है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि अंदर जाकर देख ले। और जो कोई भी अंदर गया फिर वापस नहीं आया। उस घटना को 30 साल हो गए हैं। अभी भी स्टेशन पर आधी रात को ट्रेन की आवाज आती है। लोगों और स्थानीय सांसद के दबाव में आकर रेलवे ने यह स्टेशन दोबारा चालू तो कर दिया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो श्राप अभी भी इस स्टेशन पर ज्यों का त्यों है। तो बेटा, अगर हो सके तो इस मनहूस स्टेशन से अपना तबादला करवा लो। तुम मेरे बेटे की उम्र के हो तो मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। बुजुर्ग की बात सुनकर एक बार तो मेरा पूरा शरीर डर से कांप जाता है, लेकिन जल्दी ही मैंने अपने आप को संभालते हुए इस बुजुर्ग से कहा, बाबा, अगर आपकी बात मान भी लें तो इस घटना को हुए 30 साल बीत गए हैं और हो सकता है अब तक वो श्राप खत्म हो गया हो। तब से लेकर अब तक समय बहुत बदल गया है। बूढ़ा व्यक्ति कुछ कहना चाहता था, तभी मैंने हंसते हुए कहा, आजकल तो जिंदा इंसानों को ट्रेन में जगह नहीं मिलती। भूतों की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप चिंता मत करें, समय बहुत बदल गया है। अब मैं यहां आ गया हूं और रेलवे ने इस स्टेशन की मरम्मत की सारी जिम्मेदारी मुझे ही दी है। 1 हफ्ते के बाद तो आप इस रेलवे स्टेशन को पहचान भी नहीं पाएंगे। अब आप घर जाइए, थोड़ी देर में मजदूर यहां आ जाएंगे। हम आज से ही काम शुरू कर देंगे। वो बुजुर्ग जाने लगा और वापस पीछे मुड़कर देखता है। बेटा, अपना ध्यान रखना, बोलता हुआ वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में मजदूर आ जाते हैं। मैं उन्हें स्टेशन के साफ सफाई और दशकों से स्टेशन पर उगी घास और झाड़ियां साफ करने को बोलकर स्टेशन मास्टर, टिकट काउंटर और प्रतीक्षालय का जायजा लेने लगा। स्टेशन सचमुच में खस्ताहाल था। मैंने चाबियों का गुच्छा निकालकर स्टेशन मास्टर का दफ्तर खोला। अंदर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। यही हाल टिकट काउंटर और प्रतीक्षालय का था। मैंने कुछ मजदूरों को वहां की साफ सफाई पर लगा दिया। मजदूरों की शिफ्ट खत्म होने तक स्टेशन बिल्कुल अलग लग रहा था। अब वहां घास फूस और झाड़ियों का नामो निशान नहीं था, और साफ सफाई के बाद तीनों कमरे अब बैठने के लायक हो गए थे। बस रंग रोगन की ही कमी थी, जिसके लिए मैंने अगले दिन के लिए मजदूरों को जल्दी आने को बोल दिया। और मैं तीनों कमरों में ताला लगाकर अपने क्वार्टर की ओर जा ही रहा था कि एक आदमी मोटरसाइकिल पर मेरे पास रुक जाता है। साहब, मैं गांव के प्रधान जी के घर से आया हूं। उन्होंने आपको खाने के लिए बुलाया है। यहां हमारे गांव में कोई ढाबा या होटल नहीं है, तो आपको खाने की दिक्कत ना हो, इसीलिए प्रधान जी ने आपसे उन्हीं के घर पर खाने को बोला है। मैं जल्दी से फ्रेश अप होकर और कपड़े बदलकर उस आदमी के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ गया। आदमी गांव की कच्ची पक्की सड़कों से होते हुए मुझे गांव के एक बड़े से घर ले गया। प्रधान जी बाहर आंगन में बैठकर हुक्का पी रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने बहुत गर्मजोशी से मुझे अपने पास बिठा लेते हैं। प्रधान जी, खाने पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो मैगी बनाने के बारे में सोच रहा था। मजदूरों ने बताया कि आसपास कोई ढाबा नहीं है, एक ढाबा अगले गांव में है। मैंने उनके पास बैठते हुए कहा। इस पर प्रधान जी कहते हैं, आप हमारे गांव के मेहमान हैं, आप खाने पीने की चिंता ना करें। कल से मैं आपको अपने घर का बना खाना भेज दिया करूंगा। मेरी तो जैसे चिंता ही खत्म हो गई। मैंने भरपेट खाना खाया और प्रधान जी का धन्यवाद किया। प्रधान जी ने आवाज लगाई, जगत, साहब को वापस स्टेशन पर छोड़ाओ। जगत वही आदमी था जो मुझे प्रधान जी के घर लाया था। मुझे फिर से मोटरसाइकिल पर बिठाकर स्टेशन के बाहर छोड़कर जल्दी से निकल गया। रात के तकरीबन 9 ही बजे थे,
लेकिन रात काली थी और इस इलाके में सन्नाटा छाया हुआ था। मैं ताला खोल ही रहा था, तभी मुझे स्टेशन के अंदर आहट सुनाई दी। मैंने टॉर्च को उस ओर घुमाकर देखा, वहां पर कोई नहीं था। घर के अंदर आकर मैं अपने बेड पर लेटकर मोबाइल पर कुछ देखने लगा। स्टेशन अभी ऑपरेशनल नहीं था, तो आने जाने वाली गाड़ियां बिना रुके चली जा रही थीं। मोबाइल देखते देखते मेरी आंख लग गई। आधी रात के करीब कुछ आवाजें स्टेशन पर आ रही थीं। मैं अभी नींद में ही था और अपना वहम समझकर दोबारा सो गया। उस रात पता नहीं कितनी बार मेरी नींद खुली। सुबह 6 बजे अलार्म के साथ मेरी नींद खुली। मुझे अभी भी थकावट महसूस हो रही थी, जैसे कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मैं उठकर नहाने चला गया। अभी नहाने के बाद मैं तैयार हो रहा था कि मुझे जगत की आवाज सुनाई दी। वो मेरे लिए नाश्ता लेकर आया था। मैंने जगत को अंदर आने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और जल्दी से चला गया। मैं नाश्ता करके स्टेशन पर चला गया और मजदूरों ने भी अब आना शुरू कर दिया था। आज रंग रोगन का काम खत्म करना था, क्योंकि कल से स्टेशन के ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे और नए स्टेशन मास्टर भी कल ही आएंगे, तो मैं उनके आने से पहले सब काम खत्म करना चाहता था। इतने में सीसीटीवी लगाने वाले टेक्नीशियन भी आ गए और मैंने उन्हें कहां-कहां कैमरे लगाने हैं उसका निर्देश दिया। शाम ढलने से पहले सारा काम खत्म हो चुका था। सीसीटीवी के मॉनिटर स्टेशन मास्टर के कमरे में लगे थे। कुल मिलाकर कमरे में 3 टेबल थी, एक स्टेशन मास्टर की, एक मेरे लिए और एक टेबल पर कंप्यूटर और सीसीटीवी मॉनिटर रखे थे। मैंने मॉनिटर पर चेक किया, सभी कैमरे ठीक से काम कर रहे थे। मैंने सभी लोगों को छुट्टी दे दी और ताले लगाकर अपने क्वार्टर की ओर बढ़ गया। स्टेशन साफ सफाई और रंग रोगन के बाद चमक रहा था। थोड़ी ही देर में जगत रात का खाना ले आया, तो मैंने उसे कुछ देर मेरे साथ बैठने को कहा। मैंने बातों बातों में जगत से पूछा, क्या रेलवे स्टेशन की भूतिया कहानियों में कोई दम है या अफवाह मात्र है? जगत ने पहले तो कुछ कहने से मना कर दिया, पर मेरे जोर देने पर उसने कहा, साहब कुछ बात तो है इस रेलवे स्टेशन के बारे में जो ठीक नहीं है। कहते हैं इस स्टेशन पर अभी भी उस एक्सीडेंट में मारे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं और जो कोई भी रात को स्टेशन में जाता है वो कभी वापस जिंदा नहीं आता। प्रधान जी को भी इस बारे में सब पता है और उन्होंने इस बारे में आपसे कोई भी बात करने से मना कर दिया था। मेरा माथा थोड़ा ठनका, पर मैंने इसे गांव की एक कहानी सोचकर इग्नोर कर दिया। जगत चला गया और मैंने खाना खाकर स्टेशन का एक राउंड लगाया। स्टेशन नई लगाई रोशनियों में जगमगा रहा था। मेरे अलावा स्टेशन पर कोई और इंसान नहीं था और रात के 8 बज रहे थे। मैं स्टेशन मास्टर के कमरे में जाकर सीसीटीवी देखने लगा। सभी तरफ रोशनी होने के कारण सब साफ दिख रहा था। सीसीटीवी पर प्लेटफॉर्म पर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन खिड़कियों के कांच और शीशों में जैसे कोई परछाइयां दिखाई दे रही थी। मुझे लगा मेरा वहम है। थोड़ी देर इधर उधर मुआयना करने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गया। यहां ज्यादा तो कुछ करने को तो था नहीं, तो मैं जल्दी ही सो गया। लेकिन फिर एक बार मैं ठीक से सो ना सका। सारी रात मुझे यह महसूस हो रहा था कि स्टेशन पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस सब को इग्नोर करते हुए मैं वापस सोने की कोशिश करता रहा। अगले दिन स्टेशन मास्टर रमेश कुमार भी पहुंच चुके थे। उन्होंने सारी तैयारियों का जायजा लिया और सारे काम से बहुत खुश थे। रमेश सर करीबन 40 साल के गोल मटोल व्यक्ति थे और बहुत ही मजाकिया स्वभाव के आदमी थे। वो यहां पर अपने परिवार के साथ रहने वाले थे, तो उन्होंने गांव में ही एक घर किराए पर लिया था और कुछ ही दिनों बाद उनका परिवार भी यहां पर शिफ्ट होने वाला था। आज सिग्नल्स का ट्रायल था। जब भी कोई गाड़ी यहां से निकलती तो रमेश सर या मैं गाड़ी को हरी झंडी दिखाते। छोटा स्टेशन होने के कारण पूरे दिन में यहां सिर्फ 4 गाड़ियां रुकने वाली थीं। आखिरी गाड़ी रात को 10 बजे आनी थी। हम दोनों ने सारे ट्रायल पूरे किए। दोपहर को रमेश सर ने मुझे वापस जाने और शाम को 8 बजे वापस आने को बोला। अभी 1 बज था और जगत मेरे और रमेश सर के लिए खाना ले आया। हम दोनों ने खाना खाया और मैंने शहर जाकर कुछ जरूरी सामान खरीदने का फैसला किया। रमेश सर ने मुझे अपनी मोटरसाइकिल दी ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। कुछ जरूरी सामान खरीदने के बाद मैं शाम के 7 बजे वापस आ गया।
अभी फ्रेश अप होकर तैयार हो ही रहा था कि जगत खाना लेकर आ गया और खाना देते समय बोला, साहब, आज आपकी नाइट ड्यूटी का पहला दिन है, अपना ध्यान रखना। मैंने उसे चिंता न करने को बोला और खाना खाकर स्टेशन चला गया। वहीं रमेश सर भी अपना खाना खत्म करके डब्बा बंद कर रहे थे और मुझे आते देखकर बोले, बिल्कुल टाइम पर आए हो। मैं 10 बजे की गाड़ी के बाद घर चला जाऊंगा, उसके बाद में तुम संभाल लेना। मैंने सारी एंट्री कर दी है, उन्हें चेक कर लेना। वैसे तुम्हें डर तो नहीं लगता रात को? गांव वाले बहुत अजीब अजीब कहानियां सुनाते हैं इस स्टेशन के बारे में। नहीं सर, मुझे कोई डर वर नहीं लगता। ये तो गांव वालों के किस्से कहानियां हैं। वैसे यहां पर सुरक्षा का इंतजाम कब तक हो जाएगा? मैंने पूछा। इस पर रमेश सर बोले, आरपीएफ 1 सप्ताह बाद यहां पर आ जाएगी, तब तक हम दोनों पर ही सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। और वैसे भी अभी टिकटों की बिक्री शुरू नहीं हुई, तो यहां पर कोई कैश नहीं है। अभी 3 दिन और ट्रायल्स होने हैं। मैं और रमेश सर बातें कर रहे थे और वो मुझे अपने परिवार के बारे में बताते हैं। बातें करते करते 10 बजे वाली गाड़ी भी आ गई। अभी ये एक ट्रायल ही था, तो कोई यात्री न तो चढ़ा और न उतरा, और 2 मिनट रुकने के बाद गाड़ी चली गई। रमेश सर बोलते हैं, अच्छा नवीन, मेरा फोन नंबर सेव कर लो, कोई भी बात हो तो किसी भी टाइम फोन कर लेना। अब मैं चलता हूं। रमेश सर अपना नंबर देकर चले गए। मैं थोड़ी देर वहीं प्लेटफॉर्म पर ही टहलते हुए अपने मोबाइल पर गाने सुन रहा था। मैंने हेडफोन्स लगाए हुए थे, तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरा नाम पुकारा है। मैंने हेडफोन्स उतारकर इधर उधर देखा, वहां पर कोई नहीं था। मैंने फिर से हेडफोन्स पहन लिए और फिर किसी फुसफुसाहट के जैसी आवाज होती है। मैं फिर से हेडफोन्स उतारकर इधर उधर देखने लगा, पर कोई नहीं था। मैंने म्यूजिक बंद करके फोन जेब में डाल दिया। अगली गाड़ी के पास होने का समय हो रहा था। ठंड तो ज्यादा नहीं थी, पर आसपास खुले मैदान होने के कारण काफी कोहरा छाया हुआ था। मैं ऑफिस से लाल हरी झंडियां ले आया और गाड़ी का इंतजार करने लगा। पता नहीं क्यों मुझे अब भी किसी अनजान मौजूदगी का एहसास हो रहा था, या फिर ये गांव वालों की बताई बातों का असर था। तभी दूर से ट्रेन के इंजन का हॉर्न सुनाई दिया और कोहरे को चीरते हुए हेडलाइट दूर से नजर आने लगी। मैंने हाथ में हरी झंडी पकड़कर गाड़ी को आगे जाने का सिग्नल दिया और गाड़ी पूरी रफ्तार से गड़गड़ाती हुई मेरे सामने से निकलने लगी। मैंने गौर से देखा कि गाड़ी के दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ लोग टहल रहे थे और रेलवे की यूनिफॉर्म पहने, जैसे शायद ट्रेन का गार्ड, मुझे घूर रहा था। मैं ध्यान लगाकर देखने की कोशिश कर रहा था कि इतने में गाड़ी निकल गई और सब कुछ शांत हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पूरी तरह से खाली था। वहां कोई भी नहीं था, ना कोई टहल रहा था और ना ही कोई गार्ड। मैं वापस अपने ऑफिस में आकर सीसीटीवी रिवाइंड करके चेक करने लगा। सीसीटीवी में गाड़ी तो गुजरते हुए दिख रही थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 बिल्कुल खाली था। रात के 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे और मैं शायद कुछ होने का इंतजार कर रहा था। 12 बज गए और कुछ भी नहीं हुआ। ना कोई भूतिया गाड़ी आई और ना ही कोई भूत। मैं मन ही मन में अपने आप पर हंसने लगा। तभी अचानक बाहर कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने तुरंत सीसीटीवी में देखा। दीवार पर लगा हुआ रिजर्वेशन चार्ट बोर्ड नीचे गिरा हुआ था। मैं जल्दी से बाहर गया और देखा कि यहां वहां कागज बिखरे हुए थे और बोर्ड और उस पर लगा कांच टूट चुका था। मैंने कागज समेटने शुरू किया ही था, जैसे मेरे कान में किसी ने फुसफुसाकर कहा, चले जाओ यहां से, हमें शांति से रहने दो, ये स्टेशन हमारा है। मैंने जल्दी से अपना सिर घुमाया, पर वहां पर कोई नहीं था। मैंने जल्दी से कागज उठाए और वापस ऑफिस में आ गया। 2 दिन ठीक से नींद न आना और गांव वालों की कहानियां शायद यही कारण ही कि मुझे वहम हो रहे हैं, मैंने मन में सोचा। मैं अपने काम में फिर से लग गया। बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजे से बाहर तेजी से चल के निकल रहा है, लेकिन जब सीसीटीवी पर देखा, कोई नहीं था। रात को 3 और गाड़ियां गुजरी। मैंने उन्हें हरी झंडियां दिखाई। पूरी रात मुझे बाहर किसी के होने का एहसास होता रहा। काश मैंने इसे सीरियसली लिया होता। सुबह 6 बजे रमेश सर आ गए। मैं उन्हें रात की सारी रिपोर्ट्स देकर वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में जगत खाना लेकर आ गया। मैंने खाना खाया और बेड पर जाकर सो गया। दोपहर 4 बजे मेरी नींद खुली। शुक्र है आज मैं अच्छी तरह से सो पाया। कमरे के बाहर एक कील पर एक थैला लटका था। मैंने खोलकर देखा, जगत खाना वहीं छोड़ गया था।
मैंने मुंह हाथ धोकर खाना खाया और माँ और अपने भाई बहन से वीडियो कॉल पर बात की। फिर जल्दी से तैयार होकर मैं 6 बजने से पहले स्टेशन पहुंच गया। रमेश सर घर जाने को तैयार थे। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, मैं अब निकलता हूं। सुबह बात नहीं हुई थी, बस ये पूछना चाहता था कि रात ठीक रही, सब ठीक था। बस पता नहीं वो रिजर्वेशन चार्ट बोर्ड पता नहीं कैसे गिर गया, मैंने कहा। सर बोले, कोई बात नहीं, दीवारें पुरानी हैं, शायद इसी कारण गिर गया होगा। मैंने फिर से लगवा दिया था। अच्छा, अब मैं चलता हूं, कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लेना। रमेश सर चले गए। आज कुछ ज्यादा ही कोहरा छाया हुआ था। मैं ऑफिस में जाकर पेपर्स चेक करने लगा। 10 बजे की गाड़ी आने में सिर्फ कुछ मिनट बचे थे तो मैं ऑफिस से बाहर आकर इंतजार करने लगा। तभी लाइट्स झपकने लगती हैं और वॉकी टॉकी से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। इतने में दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज आती है और सब अजीब चीजें बंद हो जाती हैं। गाड़ी 2 मिनट के लिए रुकती है और मैं ट्रेन के गार्ड से कुछ बातचीत करता हूं। ट्रेन 2 मिनट बाद चली गई और मैं प्लेटफॉर्म पर कुछ देर टहलता हूं। आज कुछ ज्यादा ही ठंड थी, जो कि मार्च के महीने में आमतौर पर नहीं होती। मैं ऑफिस में वापस आकर काम में लग जाता हूं। 2 दिन बाद ट्रायल खत्म होने वाले थे और स्टेशन सुचारू रूप से काम करने वाला था। मैं भी सोच रहा था कि एक बार स्टेशन शुरू हो जाए तो कम से कम यहां लोगों की आवाजाही तो शुरू हो जाएगी और सुरक्षाकर्मी भी होंगे। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 के सीसीटीवी झपकते हुए बंद हो जाते हैं। मैं बाहर आकर प्लेटफॉर्म 2 पर देखता हूं, पर वहां पर सब कुछ सामान्य था, तो मैं वापस ऑफिस में आ जाता हूं और काम में फिर से लग जाता हूं। एक और ट्रेन के पास होने का समय हो गया था, तो मैं वापस बाहर प्लेटफॉर्म में झंडी देने के लिए आ जाता हूं। तभी मेरी नजर प्लेटफॉर्म 2 की दीवार पर कुछ लिखे हुए पर जाती है। वहां पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। मैं गौर से पढ़ने की कोशिश कर ही रहा था, तभी वो पैसेंजर ट्रेन गड़गड़ाते हुए पूरी रफ्तार से आ गई। ट्रेन के दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग मेरी तरफ ही देख रहे थे। एक बार तो मैं बुरी तरह से डर गया। ट्रेन के जाते ही फिर से वहां पर कोई नहीं था। मैं दौड़कर पुल पार करके दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म 2 पर जाकर दीवार पर लिखा हुआ पढ़ने लगा। वहां पर लाल रंग में लिखा था, चले जाओ यहां से, ये स्टेशन हमारा है। तभी किसी औरत की एक जोरदार चीख सुनाई दी। मेरी तो जैसे टांगें ही कांप गईं। मैं दौड़कर वापस ऑफिस में चला गया। मेरा मन हुआ कि रमेश सर को फोन करके सब कुछ बता दूं। फिर सोचा कि कल सुबह सब बता दूंगा। शायद किसी ने मजाक किया हो या कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। मैं काम में अपने आप को व्यस्त करने की कोशिश करने लगा, पर मेरा ध्यान बार बार झपकते हुए सीसीटीवी पर ही जा रहा था। ऐसा लगता कि कोई परछाई वहां पर चल रही है और कभी फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। इतने में लगा कि कुछ लोग बाहर चल रहे हों। मैंने मॉनिटर पर देखा तो बाहर कोई नहीं था, पर मैं साफ साफ लोगों के बाहर चलने की आवाज सुन सकता था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ज्यादा ही सोच रहा हूं। अभी भी 2 और गाड़ियों के पास थे। पहली गाड़ी आने पर मैंने हरी झंडी दी, तब सब कुछ सामान्य था। जब करीब 3 बजे आखिरी गाड़ी आने का समय हुआ तो मैं बाहर आ गया। गाड़ी के आने पर फिर से मुझे दूसरी ओर बहुत सारे लोग दिखाई दिए। इस बार वो लोग बहुत ही डरावने लग रहे थे। उनके चेहरों और कपड़ों पर खून लगा था। गाड़ी के जाने पर वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन दूर ट्रेन की पटरियों पर एक आदमी चल रहा था। ये वही ट्रेन गार्ड की यूनिफॉर्म पहने हुए था। उसने मुड़कर मुझे घूरकर देखा, जैसे चेतावनी दे रहा हो। उसकी सफेद आंखें दूर से ही चमक रही थीं। अंधेरा होने के कारण मैं ठीक से उसका चेहरा नहीं देख सका। एक सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई। ये वहम नहीं हो सकता। सुबह के 4 बज गए और सब कुछ सामान्य हो गया। मैं सुबह 6 बजे का इंतजार करने लगा कि रमेश सर आए और मैं उन्हें सब बता दूं। ठीक सुबह 6 बजे रमेश सर आ गए। मैंने उन्हें रात की सारी घटना के बारे में बता दिया। उन्होंने इसे मेरे मन का वहम बताया। मैं उन्हें प्लेटफॉर्म 2 पर लिखा हुआ दिखाने ले गया। लेकिन ये क्या, वहां दीवार पर कुछ भी नहीं लिखा था। रमेश सर मुझे बोले, नवीन, ये एक सुनसान जगह है। रात को हमारा दिमाग ऐसे वातावरण में खेल खेलता है और कुछ भी दिखाई और सुनाई देता है। अभी कुछ दिनों में
यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी आ जाएंगे और कुछ दुकानों का भी टेंडर आया है। एक बार इस स्टेशन पर लोगों की गहमा गहमी हो जाएगी तो सब कुछ सामान्य लगने लगेगा। सर की बात सुनकर मैं चुप हो गया। कल मेरा परिवार भी यहां पर आ रहा है। तुम 1-2 दिन और संभाल लो, फिर मैं कुछ दिन नाइट ड्यूटी कर लूंगा, रमेश सर ने मुझे कहा और मैंने भी सिर हिला दिया। मैं वापस अपने कमरे में आ गया और जगत का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में जगत नाश्ता लेकर आ गया। मैंने उससे पहले दिन आए उस बुजुर्ग आदमी के बारे में पूछा तो उसने बताया वो श्यामलाल काका हैं और यहीं पास में ही रहते हैं। मैंने उसे मुझे श्यामलाल काका के घर ले जाने को कहा। वहां पहुंचकर हम श्यामलाल काका से बात करने लगे और मैंने उन्हें रात में हुई घटनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही इस बारे में सचेत किया था। यह स्टेशन शापित है। जब तक रेलवे यहां का शुद्धिकरण नहीं करेंगे तब तक कोई भी यहां पर सुरक्षित नहीं है। मैं उनसे यह कहकर विदा लेता हूं कि मैं अपने अफसरों से इस बारे में बात करूंगा। अपने कमरे में वापस आकर मैं इसी बारे में सोच रहा था। मैं इस बारे में रमेश सर से शाम को बात करने का फैसला करता हूं। खाना खाकर मैं सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरी आंखों के सामने अभी भी उस गार्ड का भयानक चेहरा घूम रहा था। पता नहीं कब मेरी आंख ये सोचते सोचते लग गई। 4 बजे अलार्म से मेरी नींद खुली। बाहर कील पर फिर से खाना थैले में रखा हुआ था। मैंने मुंह हाथ धोकर खाना खाया, फिर जल्दी से तैयार होकर 5 बजे ही स्टेशन चला गया। रमेश सर मुझे देखकर हैरानी से बोले, अरे नवीन, आज तुम इतनी जल्दी आ गए? तुम्हारी ड्यूटी तो 6 बजे शुरू होगी। मैं उन्हें श्यामलाल काका के साथ हुई सारी बातचीत के बारे में बताता हूं। मेरी बातें सुनकर रमेश सर कहते हैं, आई एम सरप्राइज्ड नवीन, इतने पढ़े लिखे होते हुए भी तुम इन गांव वालों की बातों पर यकीन करते हो। सर, मैं भी आपकी तरह इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, पर एक शुद्धिकरण हवन कराने में हर्ज ही क्या है? भूत प्रेत के लिए ना सही, हवन से वातावरण भी शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जाएं पैदा होती हैं, मैंने अपना पक्ष रखते हुए कहा। रमेश सर इस बात पर मान जाते हैं। बातें करते हुए शाम के 6 बज गए और रमेश सर घर जाने के लिए तैयार होते हैं। रमेश सर कहते हैं, नवीन, रात में अगर कुछ भी असामान्य हो तो बिना झिझक मुझे फोन करना, मैं फौरन यहां आ जाऊंगा। मैंने सर को धन्यवाद किया और वो चले गए। आज रात मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से घबरा रहा था, जैसे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला था। मैं मन में भगवान को याद करके अपने काम में लग जाता हूं। मैं आज रात अपने साथ हनुमान जी की एक छोटी सी तस्वीर लाया था और उस तस्वीर को अपने टेबल पर लगा दिया। आज की रात कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। मेरा दिल सच में बहुत घबरा रहा था। देखते देखते रात के 10 बज गए और 10 बजे वाली गाड़ी आ गई। मैं रोज की तरह बाहर आकर गार्ड से बातें करने लगा और 2 मिनट बाद ट्रेन चली गई और मैं इधर उधर ना देखकर वापस ऑफिस में आ गया। रात के 12 बजने वाले थे और मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। ठीक 12 बजे मुझे बाहर एक गाड़ी के स्टेशन पर आने की आवाज आई। मैं हैरानी से सीसीटीवी पर देखने लगा। वहां पर कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन मुझे गाड़ी की आवाज आ रही थी। मैं धीरे धीरे ऑफिस से बाहर निकला। सच में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक गाड़ी खड़ी थी। मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। गाड़ी बहुत ही पुरानी लग रही थी और काफी गंदी भी। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि क्या यह ट्रेन वही है जिसके बारे में उस बुजुर्ग ने बताया था। इस समय तो किसी भी ट्रेन का यहां आने का टाइम नहीं था। गाड़ी के अंदर अंधेरा था, अंदर कोई लाइटें नहीं जल रही थीं। मैंने डरते डरते पुल की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। अंदर से मेरा दिल कह रहा था कि मुझे इस जगह से फौरन भाग जाना चाहिए, लेकिन मेरे कदम पुल की ओर बढ़ते जा रहे थे। मैं पुल पार करके दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म 2 पर उतरने लगा। पुल से नीचे उतरते ही मैंने गाड़ी के अंदर देखने की कोशिश की, पर अंधेरा अधिक होने के कारण अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने धीरे धीरे गाड़ी के पिछले हिस्से की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। गाड़ी के अंत में गार्ड का केबिन था, उसमें कुछ रोशनी दिखाई दे रही थी। मैं सांसें रोककर गार्ड के केबिन पर पहुंचा और अंदर देखा। वहां पर एक गार्ड पीठ किए बैठा था। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, सुनिए, ये गाड़ी कहां से आ रही है? गार्ड पीछे मुड़ा। उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए।
गार्ड का चेहरा जला हुआ था और चेहरे पर जली हुई चिपचिपी त्वचा थी और आंखें सफेद पर खाली थी। यूनिफॉर्म जगह जगह से जली और फटी हुई थी। उसने भयानक आवाज में कहा, यही इस गाड़ी की मंजिल है और तुम्हारी भी। तुम भी इस गाड़ी के मुसाफिर बन जाओगे। मैं डर से पीछे गिर गया और देखते ही देखते गाड़ी से कई लोग उतरने लगे। उन सब के चेहरे बहुत ही भयानक थे। उन सब का शरीर जला हुआ था और कुछ की तो हड्डियां भी बाहर झलक रही थीं। उनके जले हुए चेहरे भाव शून्य और आंखों की जगह सफेद गड्ढे थे। सभी मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं छलांग लगाकर पटरियों से दौड़ता हुआ प्लेटफॉर्म 1 पर आ गया। वो मृत लोग मेरे पीछे पीछे चलने लगे। कुछ पटरियों पर कूदकर प्लेटफॉर्म 1 पर आने लगे और कुछ पुल से होते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे थे। वो भयानक आवाज में गुर्राते हुए, गिरते पड़ते बस मेरा पीछा कर रहे थे। गार्ड जैसे उन सबको कंट्रोल कर रहा था। वो अभी भी वहीं प्लेटफॉर्म 2 पर खड़ा था। तभी वो सब रुक जाते हैं और गार्ड मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं जैसे अपनी जगह पर जड़ होकर रह गया था। उसने डरावनी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि चले जाओ और यह स्टेशन हमारा है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम भी हम सबका हिस्सा बन जाओगे। और वो जोर जोर से हंसने लगा। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा और उसके पीछे पीछे बाकी के मारे हुए लोग भी मेरी ओर बढ़ने लगे। मैं जैसे नींद से जगा और ऑफिस के अंदर भाग गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते ही कई साए बाहर से दरवाजा खटखटाने लगे। मैंने जल्दी से फोन अपनी जेब से निकला और जल्दी से रमेश सर को फोन मिलाया। इस समय रात के 1:30 बज चुके थे। रमेश सर ने नींद में फोन उठाया और उनके कुछ बोलने से पहले मैंने कहा, सर, यहां पर कुछ भी ठीक नहीं है। बहुत सी आत्माएं ऑफिस के बाहर मुझे मारना चाहती हैं। प्लीज मुझे बचा लीजिए। रमेश सर ने जवाब दिया, क्या कह रहे हो नवीन? क्या तुमने कोई नशा किया है? तुम रुको, मैं अभी आ रहा हूं। यह कहते ही सर ने फोन काट दिया। तभी बाहर से मुझे गार्ड की आवाज आई, तुम अब बच नहीं सकते, हम तुम्हें अपने साथ लेने आए हैं। मैंने कसकर हनुमान जी की वो तस्वीर पकड़ ली और उन्हें बचाने की प्रार्थना करने लगा। बाहर वो शैतान भयानक आवाजें कर रहे थे। तभी 15-20 मिनट के बाद मुझे स्टेशन के बाहर एक मोटरसाइकिल आती हुई सुनाई दी। रमेश सर आ गए थे। इससे पहले मैं कुछ करता, तभी मुझे रमेश सर की चीख सुनाई दी। वो मदद के लिए चीख रहे थे। पता नहीं कैसे मुझ में इतनी हिम्मत आ गई और मैंने हनुमान जी की वो तस्वीर उठाकर झट से दरवाजा खोल दिया और सर की आवाज की ओर बढ़ा। सर को बहुत सारे पिशाच घेरे हुए थे। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अपने आगे भगवान की तस्वीर की। तस्वीर देखते ही वो आत्माएं चीखने लगीं और थोड़ा दूर हट गई। मैंने रमेश सर को देखा। उनके शरीर पर खरोचने और काटने के जख्म बने थे और मैं उन्हें घसीटता हुआ ऑफिस के अंदर ले आया और पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जल्दी में वो तस्वीर बाहर ही गिर गई। रमेश सर ने कराहती आवाज में पूछा, ये सब क्या है नवीन? पता नहीं सर, ये सब 30 साल पहले हुए एक्सीडेंट के मुसाफिर हैं। वो नहीं चाहते कि यह स्टेशन फिर से खुले। बाहर डरावनी आवाजें और बढ़ गईं। वो आत्माएं जोर जोर से दरवाजा पीट रही थीं और दरवाजे पे लगे कांच के पैनल टूटने लगे। रमेश सर ने कहा, अब हम नहीं बचेंगे। मैं भी उन्हें पकड़े रोने लगा। तभी अचानक बाहर प्लेटफॉर्म पर किसी जीप के चलने की आवाज आई और एक जीप ऑफिस का दरवाजा तोड़कर आधी अंदर घुस आई। जीप के अंदर से एक काला पहाड़ी कुत्ता भौंकता हुआ बाहर कूदा। उसके पीछे एक 6 फुट 35-36 साल का आदमी बाहर आया और उसके साथ एक करीबन 25 साल का एक युवक था, जो कि देखने में आम सा युवा लड़का लग रहा था और उसके कंधे पर एक बैकपैक था। बाहर निकलते ही वो सुडौल आदमी कड़कती हुई आवाज में बोला, आधी, जल्दी से इन्हें चेक करो और उनका खून रोकने की कोशिश करो। उस आदमी ने रमेश सर की ओर इशारा किया, फिर मेरी तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोला, सॉरी, लेट हो गया। मैं बस आश्चर्यचकित होकर बस उसे देखे जा रहा था। तभी उसने अपने बैग से एक पानी की बोतल निकली और कमरे के अंदर छिड़कने लगा। कुत्ता खिड़कियों की तरफ देखकर भौंक रहा था। तभी कुछ आत्माएं खिड़कियां तोड़ देती हैं। वो युवा जो रमेश सर की पट्टियां कर रहा था, उसने अपने बैग खोलकर एक दूरबीन और लैपटॉप बाहर निकाला
और दूरबीन से कुछ देखना शुरू कर दिया और अपना लैपटॉप खोल के कुछ देखने लगा और मेरी तरफ देखकर बोला, तुम ये पट्टियां इनके घावों पर बांध दो, जख्म गहरे नहीं हैं, कुछ देर में हम इन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। फिर वो लड़का आदि उस लंबे आदमी की तरफ देखकर कहता है, मेजर 100 के करीब है, एक गार्ड की यूनिफॉर्म पहने वो इनका सरदार है। मेरे ख्याल में हमारे पास पर्याप्त गंगा जल नहीं है। वो आदमी मेरी तरफ देखकर बोलता है, क्या तुम्हारे पास साफ पानी है? मैं अभी भी सदमे में था और मैंने टेबल पर पड़े हुए पानी के जग की तरफ इशारा किया। उस आदमी ने अपने जेब से काले मोतियों की माला निकाली। उसमें एक बड़ा सा ओम का लॉकेट लगा था। उसने कुछ मंत्र पढ़ के वो लॉकेट और माला पानी के जग में डाल दी और बोतल से गंगा जल भी उस जग में उड़ेल दिया और सारा पानी 2 बोतलों में भर लिया और कुछ पानी खिड़की पर छिड़क दिया। वो आत्माएं झटके से पीछे हट गई और वो आदमी खिड़की से छलांग लगाकर बाहर चला गया। वो आदमी कुछ मंत्र पढ़ते हुए वो पानी उन आत्माओं पर छिड़कने लगा। पानी पड़ते ही वो शैतान धुएं में बदलने लगे। ये देखकर वो भयानक गार्ड उस आदमी की ओर बढ़ा। तभी पीछे से काला कुत्ता भौंकने लगा, जैसे वो अपने मालिक को बता रहा हो कि पीछे कोई है। वो आदमी पीछे मुड़ा और उसने लोहे की एक छड़ी से उस गार्ड पर वार किया। गार्ड दर्द में चीख उठा। उसके शरीर से काले रंग का खून निकलने लगा। उसने छड़ी से लगातार वार जारी रखा। तभी वो दूसरा लड़का आदि भी उस अभिमंत्रित जल की दूसरी बोतल लेकर बाहर भाग गया और उसने वो जल दूसरी आत्माओं पर छिड़कना शुरू कर दिया और वो धुएं में परिवर्तित हो गायब होने लगी। फिर उसने वो पानी उस गार्ड पे छिड़कना शुरू कर दिया और वो दूसरा लंबा आदमी लगातार कुछ मंत्र बोलते हुए उस लोहे की छड़ी से पीट रहा था। उस भूतिया गार्ड के शरीर से धुआं निकलने लगा और वो जोर से चीखने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर में आग लग गई और वो चीखता हुआ धुएं में बदलकर गायब हो गया। उस लंबे आदमी ने राहत की सांस ली और बोला, फाइनली ये सब खत्म हुआ। वो दोनों आदमी और कुत्ता वापस ऑफिस में आ गए और उस लंबे आदमी ने अपनी जेब से एक रम का फ्लास्क निकला और एक घूंट भर के रमेश सर से पूछा, आप अब कैसे हैं? रमेश सर ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। और फ्लास्क की ओर इशारा किया। उस आदमी ने फ्लास्क रमेश सर की ओर बढ़ा दिया। रमेश सर ने 2-3 घूंट भर के उस आदमी से पूछा, आप कौन हैं और आप यहां अचानक कैसे आ गए? तो उस लंबे आदमी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम मेजर अर्जुन राठौड़ है, ये मेरा साथी आदित्य है और ये मेरा जामबाज दोस्त कालू है। आदित्य फिर से रमेश सर की पट्टियां ठीक से करने लगा और मेजर अपनी बात जारी करता है, हमने 2 दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि ये रेलवे स्टेशन दोबारा से खुल रहा है। हमें ये पहले से जानकारी थी कि ये स्टेशन शापित है। उस समय हम केरल में किसी केस पर काम कर रहे थे। खबर पढ़कर मुझे महसूस हुआ कि इस जगह पर हजारों लोग आएंगे और ये सभी के लिए खतरनाक है, तो 2 दिन ड्राइव करते हुए अभी हम यहाँ पहुंचे हैं और भगवान की दया से कोई हादसा होने से पहले हम यहाँ पर पहुंच गए। इस पर मैं पूछता हूं, आप तो किसी भी तरह से कोई तांत्रिक या भूत भगाने वाले नहीं लगते। इस पर मेजर हंसता है और आदि जवाब देता है, एक्चुअली मेजर सच में ही आर्मी में मेजर थे। आर्मी में कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने आर्मी छोड़कर काली शक्तियों से लड़ना शुरू कर दिया और मेरी भी इनसे मुलाकात एक केस के दौरान हुई थी और तब से हम साथ में ही हैं और ऐसे ही एक केस में हमें कालू भी मिला और अब हम एक टीम है और मिलकर काली शक्तियों से लड़ते हैं। मैंने गौर से देखा कि मेजर के हाथ में उस लोहे की छड़ी पर ओम और कुछ मंत्र उकेरे हुए थे। पूछने पर मेजर ने कहा, यह छड़ी मुझे मेरे गुरुजी ने दी थी। ये उनका ही आशीर्वाद है कि मैं इन सारी काली ताकतों से लड़ पा रहा हूं। ये कहते ही मेजर ने मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, अच्छा होगा अगर आप अपने बॉस को अस्पताल ले जाएं। हो सकता है कोई अंदरूनी जख्म हो। ये बोलकर मेजर प्लेटफॉर्म 2 पर गए और कुछ मंत्र पढ़ के एक लोहे की पट्टी एक दीवार में गाड़ दी और वापस आकर अपना कार्ड मेरी ओर बढ़ाते हुए बोले, ये स्टेशन अब सुरक्षित है और ये मेरा नंबर है। अगर कोई बात हो तो मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। इतने में एम्बुलेंस भी आ गई और रमेश सर को अस्पताल ले गई। मैंने अपनी और रमेश सर की जान बचाने के लिए मेजर और आदि का धन्यवाद किया। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो अपनी जीप में बैठकर चले गए, शायद अपने अगले केस की ओर।
मैं रमेश सर की मोटरसाइकिल लेकर अस्पताल उन्हें देखने चला गया। आज भी मैं और रमेश सर इसी स्टेशन पर कार्यरत हैं और हम आज भी उस रात की घटना और उन फरिश्तों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने हमारी जान बचाई थी। आज ये रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सामान्य है और आसपास गांवों के सैकड़ों यात्री रोजाना यहां से सफर करते हैं। श्यामलाल काका ने अपने बेटे के साथ फिर से यहां पर चाय और नाश्ते का स्टॉल खोल लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी में हमने कुछ नए पत्रों को जोड़ा है। अगर आप भविष्य में मेजर और उसकी टीम की कहानियां सुनने के इच्छुक हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमें अपने सुझाव दें। हम आपकी इच्छा के अनुसार ही आगे मेजर के किरदार को दोहराएंगे। हमने मेजर अर्जुन और आदि की बैक स्टोरी तैयार कर रखी है, बस उसे फाइनल टच देना बाकी है। अब यह सब आपके रिस्पॉन्स पर ही निर्भर करता है कि मेजर आपकी और हमारी फैमिली का हिस्सा होंगे या नहीं। आप सबसे यह विनती है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमारे इस प्रयास को अपना समर्थन दें। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वालों के साथ कोई डरावनी घटना हुई है तो आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कहानी के डिस्क्रिप्शन में, ईमेल में या कमेंट सेक्शन में आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं और साथ में आप अपना नाम जरूर बताएं और आप किस शहर या गांव से हैं ये भी बताएं। अब हम आपसे इस वादे के साथ विदा लेते हैं कि जल्द ही हम एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और खुश रहें।